अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमें लेक्चर नंबर 28 पढ़ना है, जिसके अंदर हमने मेलोक मेमोरी एलोकेशन इन C++, न्यू ऑपरेटर, क्लासेस और स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हमने बहरहाल पढ़नी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेमोरी एलोकेशन इन C। तो जब मेमोरी एलोकेशन इन C है ना, हम वैसे तो पहले मेमोरी एलोकेशन पढ़ चुके हैं, लेकिन C के अंदर मेमोरी एलोकेशन का क्या सीन है वो बताती हूँ। जब हम एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो उसका आगे नाम दे के उसके अंदर डेटा टाइप दे के पूरा एक स्ट्रक्चर बना के पूरा एक स्ट्रक्चर हम उसको जब कॉल करते हैं तो मेन के अंदर उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और डॉट ऑपरेटर लगा के हम कॉल कर लेते हैं। ठीक है, और उस आगे असाइन जो करना होता है वो कर देते हैं। लेकिन जब स्ट्रक्चर के अंदर हम पॉइंटर का यूज़ करेंगे, पॉइंटर का, तो तब हम उसको कॉल जो अंदर हम सिंपल डॉट ऑपरेटर से कर रहे थे ना, कॉल जो फंक्शन ये स्ट्रक्चर के अंदर थे वेरिएबल्स, लेकिन जब हम पॉइंटर के साथ काम करेंगे तो हम एरो ऑपरेटर का यूज़ करके डेटा मेंबर्स को कॉल करेंगे। ठीक है, ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि जब हमने स्ट्रक्चर के अंदर और सिंपल ऑब्जेक्ट कॉल करना है बगैर पॉइंटर के तो हम डॉट लगाएंगे, लेकिन जब पॉइंटर का यूज़ करेंगे तो फिर हम एरो ऑपरेटर के साथ कॉल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे ये कह रहा है कि हम इस चैप्टर के अंदर पॉइंटर, क्लासेस और ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। जब हमने एक मेमोरी लोकेशन के बारे में बात की थी तो हमने आप लोगों के सामने फ्यू फंक्शन जो मेमोरी लोकेशन के फंक्शन है उनको इंट्रोड्यूस कराया था, मेलोक, कैलोक एंड रियलोक। इनके बारे में आपको मैं पीछे भी बता चुकी हूँ कि मेलोक, कैलोक एंड रियलोक क्या होते हैं। तो इन फंक्शंस से हम मेमोरी एलोकेट करते हैं, लेकिन प्रोग्राम जब रन हो रहा होता है, मतलब डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होती है जब प्रोग्राम हमारा रन हो रहा होता है तब एलोकेट होती है। ठीक है, तो सपोज अगर हमने एक अरे बनाई है जिसकी लेंथ हमने 6 रखी है कोई नाम स्टोर करने के लिए, तो अगर नाम तो जमील होगा स्टूडेंट का तो 1 2 3 4 5 होगा तो वो ठीक है, एक स्पेस हमारे पास बच जाएगी और 5 स्पेसेस जमील ले लेगा। लेकिन अगर स्टूडेंट का नाम अब्दुल रज़ाक है तो फिर इस केस से बचने के लिए हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की ज़रूरत पड़ती है और हमारे लिए यही बेहतर होती है। ठीक है, इन सी लैंग्वेज के अंदर द रीजन ऑफ मेमोरी एलोकेटेड एट रन टाइम इज कॉल्ड हीप। जो रन टाइम मेमोरी एलोकेशन होती है वो हीप से होती है, और जो C++ के अंदर जो अवेलेबल मेमोरी होती है उसको हम फ्री स्टोर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं हम आगे। यहाँ आ जाती है बात मेलोक की। दो, ठीक है, मेलोक की आ जाती है। मेलोक पहले हम मेलोक यूज़ कर चुके हैं, और जब भी हम मेलोक यूज़ करते हैं तो हमें मेमोरी फ्री भी करवानी होती है। ठीक है, तो अब बात ये आ रही है कि जब हम एक मेलोक बनाते थे तो हम वॉइड पॉइंटर का यूज़ करते थे। ठीक है, वॉइड पॉइंटर का यूज़ करने के बाद हम उसकी कास्टिंग करते थे, देन हमारा जो काम होता था, जो हम चाहते थे वो होता था। ठीक है, यहाँ तक इसकी बात रखें, आगे हम चलते हैं, ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आ जाए। तो वो कह रहे हैं जब हम मेलोक बनाते थे तो हमें एक मेमोरी ब्लॉक बनाना होता था सबसे पहले। ठीक है, फिर हमें पॉइंटर मेमोरी ब्लॉक बनाने के लिए उसका साइज बना के उसका साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता था, फिर हम कास्टिंग करते थे। तो इस तमाम चीज़ों से बचने के लिए हम मेमोरी एलोकेशन इन C++ जो एडवांस लेवल की आ गई उसके अंदर हम न्यू ऑपरेटर का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, The memory allocation in C++ is carried out with the use of an operator called new। हम new operator use करके वो जो काम 3-4 स्टेप्स का था वो एक स्टेप के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। अब new operator कैसे यूज़ करते हैं, हम सिंपल न्यू लिख देते हैं डाटा टाइप से पहले, हर डाटा टाइप से पहले आप न्यू ऑपरेटर लिख देंगे, तो वो न्यू ऑपरेटर जब आप इसको रन करेंगे प्रोग्राम को तो न्यू ऑपरेटर जो है वो वो उसको पता चल जाएगा कि आगे आपने इंट लिखा है तो इंट की वैल्यू ली जाएगी, फ्लोट की वैल्यू ली जाएगी, तो वो समझ आएगा इस बात को। ठीक है, और वो फिर उस लिहाज से अगर इंट होगा तो वो नंबर्स के लिहाज से डाटा बढ़ाएगा, भाई मेमोरी बढ़ाएगा, फ्लोट के लिहाज से मेमोरी बढ़ाएगा, आप जो डाटा टाइप लेंगे वो उस लिहाज से मेमोरी बढ़ाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका यूजर। और जब आप एक पॉइंटर के साथ काम करेंगे तो फिर पॉइंटर भी वैसे ही डाटा टाइप और पॉइंटर, ये आपने एक
इंट डाटा टाइप लिए आगे एक पॉइंटर बनाया, तो इसी तरह IPTR पॉइंटर को न्यू ऑपरेटर देने के लिए इंट से पहले न्यू बना लिख देंगे, ठीक है। एक दूसरी चीज, अब दूसरी चीज, जब भी हम एक मेमोरी न्यू ऑपरेटर से मेमोरी बनाएंगे, जब भी हम न्यू ऑपरेटर से मेमोरी एलोकेट करेंगे तो हमें डिलीट ऑपरेटर हर हाल में यूज करना होगा डिलीट करने के लिए, ठीक है। जो मेमोरी डिलीट करवाने के लिए हमें डिलीट ऑपरेटर का हर हाल में यूज करना पड़ेगा, ये बात अपने माइंड में रखें आप लोग। उसके बाद ये अब अरे के साथ आ रही है कि जब अरे के साथ आपने कोई पॉइंटर बनाना तो अरे के साथ न्यू ऑपरेटर बनाना तो तब कैसे बनाने, सिंपल आपने IPTR पॉइंटर के साथ बनाया तो न्यू लिख के आगे अरे का साइज डिक्लेयर कर दे, ठीक है। उसके बाद न्यू ऑपरेटर्स एंड क्लासेस, तो वो कह रहे हैं कि क्लासेस के अंदर क्या न्यू ऑपरेटर बन सकते हैं। जी बिल्कुल, आप क्लास के अंदर न्यू ऑपरेटर बना सकते हैं। आप लोगों को पता है क्लास क्लास के अंदर हम दो चीज़ें लिख सकते हैं, या डाटा मेंबर्स या फंक्शन। तो फंक्शन के साथ न्यू ऑपरेटर हम लोग नहीं बना सकते, हम सिर्फ वेरिएबल के साथ अपना जो न्यू ऑपरेटर बना सकते हैं। तो जब भी हम न्यू ऑपरेटर एक वेरिएबल के साथ बनाएंगे, ये देखें, जब भी हम एक न्यू ऑपरेटर किसी वेरिएबल के साथ बनाएंगे तो हमें उसको डिलीट ज़रूर करवाना है, क्योंकि हम जब जब एक न्यू ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो वो वेरिएबल का साइज इंक्रीज कर देगा, तो फिर हमें डिलीट ऑपरेटर का यूज़ करना हर हाल में ज़रूरी है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद ये न्यू ऑपरेटर यूज़ कर जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू ऑपरेटर लगाते हैं तो कौन से एक्शन शो होते हैं। इट ऑटोमेटिकली डिटरमाइन द साइज ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर द ऑब्जेक्ट, ये अपने ये ऑटोमेटिकली साइज ऑफ जो मेमोरी का साइज रिक्वायर होता है ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए वो डिटरमाइन कर लेता है, ठीक है। जो हम जब एक क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ठीक है। और जो रिटर्न पॉइंटर ऑफ द क्लास टाइप दैट मीन नो कास्टिंग, हमें इसमें कास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये यूजर डिफाइन होता है, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। ओके, अब आ गया क्लासेस एंड स्ट्रक्चर इन C++। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि क्लास और स्ट्रक्चर का डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो क्लास, इसके दो मेन कीवर्ड वो डिफरेंस है। जो क्लास है उसका की हम उसको क्लास कीवर्ड से यूज करते लिखते हैं, और जो स्ट्रक्चर है उसको हम स्ट्रक्ट कीवर्ड से लिखते हैं, ठीक है। एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस ये कि जब हम एक क्लास बनाते हैं तो जब हम एक्सेस मॉडिफायर मतलब प्राइवेट या पब्लिक लिखना भूल जाते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है, ठीक है। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और वहाँ पर हम लिखना भूल जाते हैं एक्सेस मॉडिफायर, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है पब्लिक होता है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ये दो मेन डिफरेंस है, ये इस पूरे पैराग्राफ के अंदर और आगे जो थोड़ा सा पैरा है इसके अंदर यही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं न्यू ऑपरेटर और कंस्ट्रक्टर। अच्छा, जब हम एक न्यू ऑपरेटर बनाते हैं तो एक न्यू ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होता है, ठीक है। तो जब हम एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट कॉल कर लेता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो ये कह रहा है व्हाट विल हैपन इफ वी हैव टू कॉल न्यू फ्रॉम इनसाइड द कंस्ट्रक्टर कॉल। अगर हम इनसाइड द कंस्ट्रक्टर कॉल के अंदर न्यू ऑपरेटर बनाए तो फिर तब क्या होगा। तो क्या हम ये कर सकते हैं, हाँ जी हम बिल्कुल ये कर सकते हैं। अब बहुत से टाइम देयर आर टाइम व्हेन वी हैव टू डायनेमिकली मेमोरी एलोकेटेड एंड और क्रिएट, जब हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज करनी पड़ती है और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो अगर हमने एक स्टूडेंट क्लास का एट्रीब्यूट रोल नंबर एज हाइट एंड नेम है, तो एट्रीब्यूट जो रोल नंबर एज और हाइट है उस वो जो रोल नंबर है वो इंट ले डाटा टाइप लेगा, एज जो है वो फ्लोट एंड हाइट जो नेम एट्रीब्यूट है वो स्ट्रिंग लेगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दिस एट्रीब्यूट हमें नहीं पता कि स्टूडेंट का नाम क्या होगा और उसका स्टूडेंट का नाम क्या होगा, तो इस या उसकी एज बढ़ भी सकती है तो उसका नेम भी बड़ा हो सकता है, तो इस वजह से हमें यहाँ पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज करनी पड़ेगी। और जब भी हम एक न्यू ऑपरेटर बनाएंगे तो हम डिलीट ऑपरेटर हर हाल में बनाना होगा, नहीं तो मेमोरी लीकेज का खतरा है, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट होगा। उसके बाद डिलीट ऑपरेटर एंड क्लासेस, तो वही बात होगी कि जब हम क्लास के अंदर कोई मेमोरी एलोकेट करेंगे तो उसको डिलीट ऑपरेटर से डिलीट करवाना होगा। आगे आ जाए, न्यू डिलीट आउटसाइड कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। जब हम एक इनसाइड
बना सकते हैं तो आउटसाइड द कंस्ट्रक्टर के आउटसाइड न्यू ऑपरेटर बना सकते हैं, बिल्कुल हम बना सकते हैं। और लेकिन जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, सोचें जैसे हमारे पास एक नाम है अब्दुल खलीक, ठीक है, अब्दुल खलीक हमारे पास एक नाम है, और वो हमने एक अब्दुल खलीक नाम स्टोर करवा दिया, लेकिन हमें फिर आगे उसका अब्दुल खलीक खान स्टोर करवाना है, तो तब हमें वहाँ पर डायनेमिक मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम न्यू ऑपरेटर बना के डायनेमिक मेमोरी यूज़ करेंगे, और वहाँ से डिलीट ऑपरेटर यूज़ करके जो अब्दुल खलीक है उसको डिलीट करवा के हम स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन जो है ये यूज़ करके उसकी मेमोरी का साइज़ बढ़ा देंगे, ठीक है। ये हो गया मेन फंक्शन। अच्छा, और क्लासेस इसके अंदर ये है कि जो क्लासेस हैं वो 90% जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यू विल रियलाइज दैट ऑलमोस्ट 90% ऑफ योर प्रोग्राम कोड लाइज इनसाइड द क्लास डेफिनेशन, ठीक है, क्लास के अंदर 90% प्रोग्राम का कोड लाई करता है, जबकि मेन के अंदर 10%। उसके बाद क्लास एब्स्ट्रक्शन क्या होती है? जो क्लास एब्स्ट्रक्शन है ये है कि हम इरेलीवेंट चीज़ें यूज़र को शो नहीं करवाते, सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें जो प्रोग्राम के रिलेटेड चीज़ें हैं वो शो करवाते हैं, ठीक है, क्लास एब्स्ट्रक्शन यही है। उसके बाद ये मैसेज एंड मेथड, अब यहाँ पर मेथड की बात आ गई। जो मेथड होते हैं इसका दूसरा नाम फंक्शन होता है, ठीक है। बस इसके अंदर और बाकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मैंने आप लोगों को सारा कुछ बता दिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर की समझ आई होगी और अच्छे से समझ आई होगी। आप लोग पीछे 23 से लेकर ऑनवर्ड या आज 28 लेक्चर है, यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह प्रिपरेशन कर लें। जितने प्रोग्राम मैंने करवाए हैं उन सारे प्रोग्राम्स की 2-2 3-3 बार आप लोग प्रैक्टिस करें, मेरे लेक्चर्स बार बार सुने ताकि आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।